नेक्स्ट 5 मार्कर जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें दिया है एक लाइट बल्ब है, ओपन कॉइल इंडक्टर। ओपन कॉइल इंडक्टर मीन्स इट्स सिंपली वाउंड, और ये जो अंदर का जो स्पेस है इट्स एयर। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो मैंने ये छोटा सा सर्किट डायग्राम है ये बना लिया यहाँ पे। सो दिस इज बल्ब एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल ले लेते हैं। दे आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज हियर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब बी इफेक्टेड व्हेन आयरन बार इज इंसर्टेड इन द कॉइल। जब इस कॉइल में हम एक आयरन बार इंसर्ट करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस, देखो ब्राइटनेस और ग्लो एक ही बात है। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब और ग्लो ऑफ द बल्ब एक ही बात है। तो ये कैसे इफेक्ट होगी? तो इस केस, पहले केस में आपने कर दी आयरन रॉड इंसर्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए इस केस में कि जो ब्राइटनेस है, ये ग्लो ऑफ द बल्ब है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट आई। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी, ये जो सीरीज सर्किट है इसमें, अब देखो इस बल्ब की कुछ अपनी रेजिस्टेंस होएगी और इसकी अपनी इंडक्टेंस होएगी एल। तो ये जो सीरीज में जो कनेक्टेड है, जैसे डीसी सर्किट में जो ऑपोजिशन ऑफर्ड होती है सर्किट को, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस केस में जब एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्टेड रहती है तो ये सर्किट को जो ऑपोजिशन ऑफर्ड करते हैं उसे बोलते हैं इम्पीडेंस। उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ये देखो, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जो है ये डिपेंड करती है करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और वो डिपेंड करता है ऑपोजिशन ऑफर्ड यानी कि इम्पीडेंस, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आर जो है रेजिस्टेंस है बल्ब की, और ये जो एक्स एल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इम्पीडेंस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। ये एक्स एल जो है इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। that is the opposition offered by the inductor to the circuit, inductive reactance, जिसे हम डिनोट करते हैं XL से, which in turn is equal to ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 2πf इंटू एल। ये है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। आयरन बार इंसर्ट कर दिया कॉइल में, तो आयरन बार को जब आप कॉइल में इंसर्ट करोगे तो उससे मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ने से सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ती है, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। देखो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा इंटू एल। तो मैंने जो, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी तो उससे इम्पीडेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि इम्पीडेंस के फॉर्मूले में रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को। देखो आर स्क्वायर पर, तो अगर ये बढ़ जाएगी तो ये ऑपोजिशन टू द सर्किट बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, आर ने लिखा है यहाँ पे इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, करंट जो है कम हो जाएगा, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जो है वो डिक्रीज हो जाएगी पहले केस में। तो जस्ट टू मेक द फैक्ट्स क्लियर, यहाँ मैंने पहले ही लिख के रखा है ताकि टाइम भी बच जाए वीडियो का। तो जब आप आयरन बार इंट्रोड्यूस करते हो तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ेगी, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगी, सेल्फ इंडक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस से इम्पीडेंस बढ़ेगा, इम्पीडेंस से करंट जो है कम हो जाएगा, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज, इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपने कम कर देनी है। ओके, जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे तो देखो सेम केस है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी इज, जैसे मैंने बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑपरेशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, वो रहता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा रहता है 2 पाई इंटू एफ। अब ये एफ जो है ये आप कम कर रहे हो, एफ कम कर रहे हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस होने से इम्पीडेंस कम हो जाएगी, ये कम हो गया तो इम्पीडेंस कम हो जाएगा। इम्पीडेंस कम होने से करंट जो है वो, अब ये कम हो गया तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इट इंक्रीजेस, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, ये था इसका पहला पार्ट जो इसमें हमने। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट में दिया है एक एसी वोल्टेज है, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, इस कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में आपके पास एक है इंडक्टर, एक है कैपेसिटर और एक है रजिस्टर। दे आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, इस तरह से कनेक्टेड है। तो इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, इसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। इसमें रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, दिस इज 400 ओम,
ये इंडक्टर आपको दे रखा है, इंडक्टेंस आपको दे रखी है 5/π हेनरी, कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 50/π माइक्रोफराड, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फराड में, तो 50/π इंटू 10⁻⁻6 फराड हो जाएगा। √2 की वैल्यू दे रखी है। इम्पिडेंस आपको, इम्पिडेंस मीन्स द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ऑल दीज थ्री टू द सर्किट। तो ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ ले रखे हैं। देखो ये वोल्टेज इक्वेशन थी, इसको स्टैंडर्ड के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन रहती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज आपकी आ गई 280। फिर यहाँ पे साइन ओमेगा टी, साइन दो टर्म्स को कंपेयर करूँ तो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 100π रेडियन पर सेकेंड। रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, इंडक्टेंस आपको दे रखी है, कैपेसिटेंस जो थी माइक्रोफराड में थी उसको मैंने फराड में कन्वर्ट कर लिया। √2 की वैल्यू आपको लेनी है। इम्पिडेंस निकालते तो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जो है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज है वो इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मीन्स ऑपोजिशन ऑफर्ड। जैसे कि डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस रहती है, एसी सर्किट में इम्पिडेंस रहती है। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे XL माइनस XC द होल स्क्वायर। यहाँ पे XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इनकी हम वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे। तो ये सब मुझे कैलकुलेट करनी है। देखो रेजिस्टेंस तो आपको दे रखी है, यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर। मुझे कैलकुलेट करना है XL। तो XL इज ओमेगा इंटू L। तो इंडक्टिव, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा आपको दे रखा है 100π, सो 100π इंटू ये दे रखा है 5π, 5π तो ये आ गया 500। सो दिस इज 500। तो एक आ गया आपके पास 500 माइनस, नेक्स्ट इज XC। XC इज इक्वल टू रहता है 1/ω/c। तो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको देखिए 100π। सो दिस इज 100π इंटू कैपेसिटेंस है 50/π इंटू 10⁻⁻6। सो 50/π इंटू 10⁻⁻6 ये कैंसिल हो गया। तो इधर आ जाएगा 1/5 इंटू ये हो गया क्यूब 10⁻⁻3, ऊपर चला गया 10 क्यूब और नीचे आएगा 1/5 हो गया 0.2। सो 0.2 इंटू 10 क्यूब हो गया 200। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 200। तो इस फॉर्मूले में आपने डालना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 200। सो दिस इज 500 माइनस 200 विच इज 500 माइनस 200। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आप कैलकुलेट करोगे। XL था ओमेगा इंटू L, XC था 1/ω/c। सबकी वैल्यू आपको पता है, आप इससे कैलकुलेट करोगे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4 प्लस 300 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4, ये आपका आ गया 400 का। ओके, मैंने यहाँ शायद वैल्यू रेजिस्टेंस जो है आपके पास, रेजिस्टेंस 400 है, सॉरी रेजिस्टेंस इज 400, ये 400 है, ये गड़बड़ी कर दी। तो यहाँ 400 है तो ये आ जाएगा 16। तो 16 प्लस 9 इज 25 और ये आ जाएगा 500। तो 500 ओम इज द इम्पिडेंस। ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है RMS वैल्यू ऑफ द करंट। सो RMS वैल्यू ऑफ द करंट, दिस इज गिवन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 इंटू इम्पीडेंस। पीक वैल्यू आपके पास है 280। सो पीक वैल्यू हेयर इज 280। पीक वैल्यू आ जाएगी 280 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू 1.4 इंटू ये Z है। इम्पीडेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली है 500। तो ये आ जाएगा 500, यहाँ से गया 14 टू 200, दो चले गए तो दिस इज 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। नेक्स्ट इज द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज द cos of this angle between the total voltage and the current, जो होता है cos phi। cos phi को हम R/Z भी लिख सकते हैं।
ओके, रेजिस्टेंस आपको पता है, दिस इज द पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस एंड द इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस है आपकी 400 और Z आपने निकाला है 500, तो ये हो गया 0.8। तो पावर फैक्टर आपका आ गया 0.8। इसके कोई यूनिट्स नहीं है, दिस इज द पावर फैक्टर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32, 5 मार्क्स में।